गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज 11 सितंबर और 12 सितंबर के करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। आप लोग को 11 सितंबर को भी करेंट नहीं गया था, तो 11 सितंबर और 12 सितंबर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी आपको जो भी सितंबर का वीडियो है वो आप सभी को मिल गया है, और इसके अलावा आपको अगस्त माह का भी करेंट लगभग आपको मिल चुका है। तो आप सभी उसको देखते रहें। थोड़ा समय के अभाव में आपको डेली करेंट न जा रहा है, 1-2 दिन और प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर से आपको डेली मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक ही वीडियो में आपका 2 दिन का करेंट अफेयर्स डाल दे रहा हूं, ताकि आपके लिए आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसमें आपको प्रश्न ना छूटे। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, आपको टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा, जो भी करेंट से है वो सब मिलेगा। इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का भी वीडियो जा रहा है, आप सभी उसको देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आने वाला परीक्षा में आपका स्टैटिक जीके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा करेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए आप सभी स्टैटिक जीके के साथ आप करेंट भी करते रहें। टोटल अगस्त को भी रिवाइज करते रहें, सितंबर को भी पीछे वाला रिवाइज करें। इसके अलावा स्टैटिक जीके को भी रिवाइज करें। ओलंपिक भी दिया गया, पैरा ओलंपिक भी दिया गया, वो सब आप रिवाइज करते रहें, ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप मेहनत करते रहें, देखते रहें, ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए। तो जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप मेहनत करें, पसीना बहाएं, तभी जाकर आपकी सफलता मिलेगी और उसकी खुशी कुछ और रहेगी। इसलिए आप आगे चलकर खुश रहने के लिए अभी मेहनत करें, और जैसे हम आपको जो है वो समय समय पे वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, आप देखते रहें और इसको जो है वो शेयर करते रहें। आप सभी से जितना हो इस वीडियो को आप सभी शेयर करें। और आइए इसी के साथ हम लोग आज के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए, क्या कहता है कि 1 नंबर में काफी महत्वपूर्ण है विजय रूपाली। आप लोग सुन रहे हैं, नाम काफी चर्चा में है विजय रूपाली। तो ये आपका गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात सीएम, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ध्यान रखिएगा, इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाली। और अब यहाँ पे जो है वो नए मुख्यमंत्री के दौर में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं हुई है। जैसे ही नए मुख्यमंत्री बनते हैं वैसे ही आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि विजय रूपाली गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, आनंदीबेन पटेल इस्तीफा दी थी, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने और 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो ध्यान रखिएगा, विजय रूपाली गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। तो यहाँ के राज्यपाल अभी आचार्य देवव्रत हैं, ध्यान रखिएगा, और इन्हीं को इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है, क्योंकि जिनको जो नियुक्त करता है उन्हीं को वो अपना इस्तीफा पत्र देते हैं। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री अपने इस्तीफा राज्यपाल को ही सौंपते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो विजय रूपाली अपना इस्तीफा किसे सौंपे? तो आचार्य देवव्रत को। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ने की संभावना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की संभावना जाहिर किए हैं हमारे वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा, कि 2021-22 में 9.5% वृद्धि दर रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, विकास दर। ध्यान रखिएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की संभावना कितना है? तो 9.5% है, और ये 2021-22 के आपका वृद्धि दर रहेगा। और ये किसने बताया? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा ये बताया गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे आरबीआई गवर्नर अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तथा इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पहला बैंक जिसे राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आरबीआई ही है। और ध्यान रखिएगा कि इसके वर्तमान गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है
कि भारत में आर्थिक वृद्धि का स्वरूप, यानी कि भारत में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है उसका स्वरूप कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा बजट के संदर्भ में कहा गया है कि इसका आकार कैसा होगा। यानी कि कह रहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया कि कोरोना के बाद जो है देखने के लिए मिला है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कैसा होगा। तो इसके संदर्भ में इसको डिनोट किया गया है अल्फाबेट में भी आकार से। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट में भी आकार से डिनोट किया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया कि इसका आकार जो है वो अल्फाबेट के भी आकार के अनुसार होगा। जैसे आप इसको देख सकते हैं, समझने वाली चीज है कि आप देखें कि कोविड के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे नीचे गिरी, माइनस में 23% चला गया था, आप देखे थे, और उसके बाद कैसे उठना शुरू किया कि अभी 17% लगभग जो है हम लोग हाल ही देखे थे कि 17% जो है उठा है। तो इस तरह से देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे नीचे गिरी और जो है वो जरा सा भी समय न लेकर तुरंत यहां से उठना शुरू कर दी। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में ये आकार कैसा हुआ, तो भी, यानी कि देखें कि माइनस में आ गया था, -23% आ गया था और फिर जो है उठना शुरू किया, तुरंत उठना शुरू किया और उठ गया। तो ये भी आकार की जो है वो भी आकार बना, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यही जो है आकार बदल जाता जब अगर हम देखते कि जैसे ही ये गिरा तो गिरा और उसके बाद ये कुछ समय तक के लिए ऐसे ही रास्ता, ऐसे ही जो है वो आपका स्थिर रास्ता और उसके बाद फिर उठना शुरू करता, तो फिर ये यू आकार का हो जाता। तो इस तरह से फिर इसको हम ई आकार का, यू आकार कर सकते थे। या फिर जो है वो देखें कि अगर जो है वो गिरा और गिरने के बाद जो है वो फिर जो है ऐसे ही जा रहा है तो फिर एल आकार ले सकता था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो देखिए कि -23% तक गिरा, उसके बाद तुरंत उठना शुरू किया तो ये भी आकार बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में आर्थिक वृद्धि का स्वरूप में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा जो संदर्भ में कहा गया तो उसका आकार कैसा है, तो भी आकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थशास्त्र से ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भी आकार। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है 3 नंबर कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना, ध्यान रखिएगा 100 दिवसीय योजना की घोषणा किए हैं आपके नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है, तो ज्योतिराव सिंधिया। ज्योतिराव सिंधिया आपका अभी नागरिक उड्डयन मंत्री है और यही 100 दिवसीय योजना पेश की है जिसके तहत आपका उड्डयन क्षेत्र में काफी विकास किया जाएगा। इसीलिए 100 दिवसीय योजना लाया गया है, किसके द्वारा, तो ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। और ज्योतिराव सिंधिया अभी वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, तो ज्योतिराव सिंधिया के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 चक्कर पूर्ण कर ली है। आपका जो है वो इसरो हाल ही में एक अपना जो है वो रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि चंद्रयान 2 जिसे लॉन्च किया गया था 2019 में, वो 9000 चक्कर जो है वो चंद्रमा का पूर्ण किया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसने मैग्नीज और क्रोमियम के अल्क तत्वों का पता लगाया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसका पता लगाया, तो मैग्नीज और क्रोमियम का पता लगाया है, 9000 चक्कर पूर्ण किया है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पूछते रहता है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। इसमें किस रॉकेट से भेजा गया था, तो GSLV 3M1, इसमें प्रज्ञान रोवर एवं विक्रम लैंडर था, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर GSLV से भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। और इसे सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखेंगे, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 1 तो चंद्रयान 2 था, जबकि चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। इसे रॉकेट PSLV XLC-11 से भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। यानी कि GSLV से गया था आपका कौन, चंद्रयान 2, और PSLV से गया था आपका चंद्रयान 1, ध्यान रखेंगे।
ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि इसरो का मुख्यालय स्थापना और अध्यक्ष, तो इसरो का जो है वो मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु आपका इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1969 में हुआ। इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन है, के सिवन, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी अध्यक्ष है, बेंगलुरु में मुख्यालय है, स्थापना 1969 में हुआ था। ये अपना उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से करता है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, वहीं पर आपका सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, वहीं से अपने उपग्रह का जो है वो लॉन्च करता है। इसके अलावा अगर ध्यान दे कि जो है अपना मिसाइल का प्रक्षेपण कहां से करता है, तो ये उड़ीसा के चांदीपुर से अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से करता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर उपग्रह रहेगा तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, और मिसाइल का अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय गोल्फर जिसे शानदार उपलब्धि के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, ध्यान रखें गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, ये दिया गया जीव मिल्खा को। जीव मिल्खा आपका महत्वपूर्ण जो है वो जीव मिल्खा गोल्फर है। इनके पिता एथलेटिक्स जो है थे वो मिल्खा सिंह, जिनका हालिया मृत्यु हो गया था, हम लोग देखे थे। तो उन्हीं के पुत्र जीव मिल्खा हैं, और इन्होंने गोल्फ में बहुत कमाल किया भारत में, और बहुत पैसा कमाया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इन्हें गोल्डन वीजा किसके द्वारा दिया गया, तो दुबई के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। और अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 के एक संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा 1992 के संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। ये संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ना कि संविधान में इसकी जो है वो ये आपका जो है संवैधानिक संस्था है, संविधान में दर्जा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। इसे संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना 1992 के द्वारा किया गया था। और इसके अभी संबंधित जो मंत्री हैं वो आपको पता होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी है, अब्बास नकवी, ध्यान रखिएगा। तो ये अभी अल्पसंख्यक मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। और इसमें अभी देखा जाए तो एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी ध्यान दीजिएगा, तो अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के एक्ट के तहत हुआ था। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार आयोग 1993 और अल्पसंख्यक आयोग 1992 दोनों गैर संवैधानिक संस्था है, और दोनों के अध्यक्ष आप ध्यान रखेंगे। रेखा शर्मा अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो रेखा शर्मा अभी वर्तमान में है। इसके अलावा विजय सांपला जो है, विजय सांपला, ध्यान रखिएगा, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। ये सब अध्यक्ष पूछता है, इसलिए हम लिखवा दिए, एक पूछा तो 3-4 दे दिए ताकि आपका रिकॉल हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग विजय सांपला है, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष विजय सांपला है। इसी से आपका जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बना था 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। 89वें जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा आपका अनुसूचित जाति से ही अनुसूचित जनजाति बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी, तो ये किसने सौंपा, तो ये सौंपा आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सौंपा गया, ध्यान रखिएगा। यानी कि राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को, ये आपका जो एक प्रणाली है MRSAM, जिसको शामिल किया है फायरिंग यूनिट में। तो इस तरह से किसने सौंपा, तो राजनाथ सिंह के द्वारा सौंपा गया। और ये है क्या, तो MRSAM को किसने विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। ये है क्या, अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म इसी में आपका छिपा हुआ है। एम है तो मीडियम, आर से रेंज, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यानी कि एक मिसाइल है, इसे वायुसेना में सौंपा गया। किसने सौंपा, तो राजनाथ सिंह के द्वारा सौंपा गया। और इसका क्या है,
तो ये मीडियम रेंज है। मीडियम रेंज क्या है? सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। और इसे किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगर देखा जाए तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका अध्यक्ष जो है वो क्या नाम है? सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने एमआरएसएम को विकसित किया है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। और इसका ये मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसका रेंज क्या है? तो 70 से 100 किलोमीटर तक रेंज है। और ये क्या कर सकता है? इसका इस्तेमाल हम किसमें करेंगे? तो दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर एवं फाइटर जेट्स को भी मार गिराने में सफल रहेगा। तो इस तरह से इसलिए इसको सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया। और राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, मीडियम रेंज का ये मिसाइल है, सतह से एयर। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप, मन्नार की खाड़ी देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों पाक स्टेट से जो है वो आपका अलग होता है। ध्यान रखिएगा, तो पाक स्टेट एनर्जी लैंड, यानी कि मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी लैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश से भागीदारी की है? यानी कि तमिलनाडु ने किस देश से भागीदारी की है मन्नार की खाड़ी में एनर्जी लैंड के निर्माण करने के लिए? काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क इसकी आंसर होगी। और इसमें क्या है कि भारत जो है वो भारत के राज्य तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी में एक एनर्जी द्वीप का निर्माण कर रहा है। इसमें भारत किससे सहयोग कर रहा है? तो डेनमार्क से सहयोग ले रहा है और इसका विकास कर रहा है। ध्यान रखेंगे, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी डेनमार्क ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है और ये ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में हम देखे थे कि डेनमार्क जो है वो विश्व की सबसे बड़ा रेत का घर का निर्माण कराया था, जो आपका 21 कुछ मीटर ऊंचाई था उसका, जो कि विश्व में रिकॉर्ड बनाया था डेनमार्क। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा द्वीप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मन्नार की खाड़ी में किसकी सहयोग से? तो डेनमार्क की सहयोग से, भागीदारी से। और ये कह रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आरपी सिंह है। ध्यान रखिएगा, आरपी सिंह आपका केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा क्यूटार्क अवनारलेख क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका सबसे उत्तरी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे पहले उत्तरी द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड था, लेकिन अब सबसे बड़ा ऊपरी द्वीप जो है वो क्यूटार्क अवनारलेख हुआ, जो काफी चर्चा में, एक नया खोज हुआ द्वीप। और इसी में ये सबसे ग्रीनलैंड से ऊपर है, तो इसलिए सबसे उत्तरी द्वीप हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है बीओबी वर्ल्ड नाम से एक नया डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो नाम से ही पता चला बीओबी, तो बीओबी क्या? यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बीओबी वर्ल्ड नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें सभी सुविधा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देने के लिए ये बीओबी वर्ल्ड नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी कि दवा आकाश से, यही ना कह रहा है कि फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है आपका तेलंगाना के द्वारा आपका मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या है कि ड्रोन के माध्यम से आपका दवा आकाश से गिराया जाएगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा विकसित किया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना अभी जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक राज्य बना था। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला, ध्यान रखिएगा, उच्च राख कोयला
गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया, यानी कि कोयला से जो है मेथनॉल उत्पादन का संयंत्र का उद्घाटन किया। कौन सा राज्य? तो ये आपका किया है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है और ये भेल के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ये शुरू कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आपका सतीश पारेख हो जाएगा। सतीश पारेख इसका आंसर होगा। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है मैं भी डिजिटल थ्री अभियान का संबंध किससे है? तो ये है स्ट्रीट वेंडर्स से। स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है मैं भी डिजिटल थ्री अभियान। और ये मैं भी डिजिटल थ्री अभियान जो है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ही स्वरूप है ये। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में किया गया था और इसको शुरू किया है माइटी एंड महुआ के द्वारा, यानी कि माइटी मंत्रालय और महुआ। माइटी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महुआ क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो ये दोनों मिलकर ये आपका मैं भी डिजिटल थ्री शुरू किया है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और आवास मंत्रालय के द्वारा। और ये आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है। इसमें है कि जो भी रेहड़ी पटरी को ऋण दिया जाएगा एवं आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी कि जो भी देखते हैं कि सड़क किनारे जो भी लोग दुकान खोलते हैं तो उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा रेहड़ी पटरी वाले को। तो इस तरह से उसमें उन लोगों को सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो ये सब सुविधा इसके तहत इनको दिया जाएगा। और वही है मैं भी डिजिटल, यानी कि सब चीज उनको डिजिटल, यानी कि जो है वो डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण है। तो मैं भी डिजिटल अभियान का संबंध स्ट्रीट वेंडर्स से है, ध्यान रखेंगे। अगला है फुगाकू सुपर कंप्यूटर विकसित किया, काफी चर्चा में फुगाकू सुपर कंप्यूटर, और इसको विकसित किया है जापान, ध्यान रखिएगा, जापान के द्वारा ये विकसित किया गया फुगाकू सुपर कंप्यूटर। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुगाकू क्या है, तो मान लीजिएगा आप लोग कोरोना वैक्सीन, ठीक है, क्योंकि जो अभी कुछ पूछे तो लड़का लोग को ध्यान रहता है कि बस वैक्सीन, ठीक है, तो मत फंसीगा। फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है और इसको विकसित किया है किसने? तो इसको विकसित किया है आपका जापान ने। तो ध्यान रखिए कि फुगाकू वायरस का दवा नहीं, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसे आत्महत्या पे रोक लगाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इस दिन, ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है कि रजनी कौल, हाल ही में निधन हुआ है रजनी कौल का, काफी चर्चा में है। और ये क्या है? तो बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर, ध्यान रखिएगा, ब्रॉडकास्टर, बीबीसी हिंदी के पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर ये आपका रजनी कौल है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका 11 और 12 सितंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हम लोग ने देखा। तो आप सभी इसको देखिए, नोट्स बनाए, इसके अलावा पीछे जो भी वीडियो गया उसको देखते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि आपका तैयारी महत्वपूर्ण, आपका तैयारी बेस्ट हो। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो है आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा। इसलिए पीछे का भी वीडियो देखिए, आपका पूरा अगस्त का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सितंबर भी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट है, आप सभी देखते रहें, जब भी समय मिले इसको देखते रहें, आपका तैयारी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो मेहनत करें, शांति से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और इसी के साथ आज जो है यहीं तक फिर हम मिलेंगे स्टैटिक जीके या फिर करंट के वीडियो में। लेकिन आप सभी इसको देखते रहें और प्लीज आप सभी से मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को जितना हो आप सभी शेयर करते रहें, जितना हो शेयर करें, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं।